अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर साजिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिसेबिलिटी एंड पेन मैनेजमेंट एट होम। नाज़रीन, पिछली जो मेरी सारी 16 एपिसोड गुजरी हैं वो डिसेबिलिटी के बारे में थी, और वो भी चाइल्ड डिसेबिलिटी यानी बच्चों की जो माजूरी उसके बारे में थी। लेकिन अब वो चूँकि वो चैप्टर मैंने पिछली दफ़ा आपको बता दिया था कि वो क्लोज कर दिया है। अब जो नया हम एपिसोड शुरू कर रहे हैं वो है पेन मैनेजमेंट की। इसलिए मेरे चैनल का नाम डिसेबिलिटी एंड पेन मैनेजमेंट है, यानी दर्द की जो मसाइल हैं आम पब्लिक को या आम लोगों को, उसके बारे में वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और ये मेरी पहली वीडियो है। और सबसे जो कॉमन इश्यू इस वक्त चल रहा है हमारे मुआशरे में या हमारे लोगों में, वो है शोल्डर फ्रोजन, जो कंधे जाम हो जाते हैं लोगों के, वो है बहुत कॉमन इश्यू है। स्पेशली औरतों में हर दूसरा या तीसरी औरत जो है उसको ये मसला शोल्डर फ्रोजन का है। और मेल में भी खैर बहुत ज़्यादा है, जो काम करने वाले हैं या जो डायबिटिक हैं या जो मोटरसाइकिल ड्राइवर वगैरह हैं या जिस किसी को हार्मोनिक इशू है, उन सब में है। लेकिन जो निस्बत इसकी ज़्यादा औरतों में ज़्यादा है बनस्बत मर्दों के। तो एक तो ये देखना है कि इसकी वजूहात कौन सी हैं, किस वजह से जो आपका कंधा जाम होता है या फिर शोल्डर फ्रोजन होता है। फिर उसकी देखना है कि टाइप्स क्या हैं। और तीसरा फिर आखिरी ऑप्शन उसका कि फिजिकल थेरेपी में उसका आपके घर पर, जब आप घर पर रह रहे हो, उसमें इसका इलाज क्या है, या सर्जरी मेडिकल जो वो क्या कहती है, एलोपैथिक सिस्टम जो है वो क्या कहता है, और फिजिकल थेरेपी है वो क्या कहती है, और उसका बेहतरीन जो हल है वो क्या है। हमने दोनों में चॉइस करना है कि बेहतरीन हल इसका कौन सा है। अब पहले देखना है कि शोजम जो क्या कहते हैं आपका शोल्डर है, वो उसकी अनाटमी क्या है, यानी उसकी साख कैसे बनती है। शोल्डर का जो जोड़ है, ये पहली बात यह है कि ये बार एंड साकड़ जॉइंट जोड़, उसको हम अपनी जबान में बोलते हैं बार एंड साकड़ जॉइंट, यानी साकड़ के अंदर ये चीज़ ऐसे फिक्स होती है। ये फर्क है, आप साकड़ ले लें और ये चीज़ आपकी हड्डी से फिक्स होती है, फिर चारों तरफ ये मूव करती है, ऐसे आगे पीछे ऊपर नीचे सारे एंगल पे ये मूव करती है। इसको कहते हैं फ्रीली मूवर जॉइंट, यानी हर तरफ आजादाना हरकत करने वाला ये जोड़ होता है। सबसे बड़ी बात। और उसके बाद इसकी देखें इसमें कौन कौन सी हड्डियां इन्वॉल्व होती हैं, कौन कौन सी हड्डियां शामिल होकर ये जोड़ बनता है। इसमें 3 हड्डियां होती हैं। एक बाजू की हड्डी होती है, ये वाली सामने, इसको ह्यूमरस कहते हैं। ये बाजू के ऊपर हिस्से की हमारे जिस्म की सबसे बड़ी हड्डी ये है, इसको ह्यूमरस कहते हैं। इसके ऊपर सिर्फ एक हेड होता है ऐसे बना हुआ, वो हेड जो रहता है साकड़ में जाके लगता है। और दूसरी है ये पिछली, जिसको आप शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं, स्कैपुला कहते हैं, इसको हमारी जबान में स्कैपुला कहते हैं मेडिकल जबान में, और आम बंदे इसको शोल्डर ब्लेड कहते हैं। दूसरी ये हड्डी होती है। और तीसरी ये कॉलर बोन, ये जो सामने वाली हड्डी है आपकी, ये इस जोड़ को बनाती है, इसको कहते हैं क्लेविकल। इन तीनों हड्डियों से मिलकर ये जोड़ बनता है, शोल्डर जॉइंट कह सकते हैं, या कंधे का जोड़ इसको कहते हैं। और ये ना सबसे ज्यादा ऊपर वाले हिस्से के, जिसमें ऊपर वाले हिस्से की हड्डियों में, जोड़ों में सबसे ज्यादा हरकत करने वाला ये जोड़, ये हर तरफ हरकत कर सकता है। यानी ये आप फ्रंट पे ले जा सकते हैं फुल रेंज 180 डिग्री तक। फिर एबिडक्शन जिसको कहते हैं, या साइड व्यूज पे ये पूरा 180 का जाता है। फिर ठीक है, फिर ये सर्कुलर मूवमेंट पूरी कर लेता है जहां से, शोल्डर से। फिर बॉडी इससे जा सकता है, देखकर बैक पे जा सकता है। यानी ये बार एंड साकड़ जॉइंट होता है, बात करने का मकसद है। और ये हर तरफ आजादा हरकत करता है, जहां से मर्जी आप इसको यूटिलाइज करें। ये बहुत इसका अहम रोल है। तकरीबन हमारे हाथों का, अपर बॉडी के सारे काम जो हमारी एक्टिविटीज हाथों से होती हैं, उसका जो सबसे अहम रोल शोल्डर जॉइंट का है। लेकिन ये फ्रीज भी इस तरह होता है। अब इसकी वजूहत कौन सी हैं फ्रीज होने की या फ्रोजन या इसके जाम होने की, कौन सी वजूहत हैं। सबसे बड़ी जो वजह है इसकी, वो है डायबिटिक, शुगर आपको हो जाती है, और उसमें जो है फ्रोजन शोल्डर बहुत ज़्यादा होता है। फीमेल में बनस्बत औरतों में बनस्बत मर्दों के ज़्यादा होता है। और उन आगे अगला जो स्टेप है वो है कि जिन बीमारियों में सबसे आम जो शुगर है वो इसको फ्रीज करती है। शुगर के तकरीबन 95% लोगों को, 95% लोगों को फ्रोजन हो जाता है, उनका नजाम हो जाता है। दूसरी बात, हार्मोनल प्रॉब्लम, जिसके हार्मोन्स की कोई ऐसी कैफियत होती है, अपडाउन होती रहती है, उनको भी शोल्डर फ्रोजन होता है। तीसरी बात ये होती है कि जो दिल के मरीज होते हैं, उनको मसलन हार्ट सर्जरी किया है, बाईपास किया उन्होंने, या स्टंट वगैरह डलवाए हैं, उनको भी वो लेफ्ट शोल्डर जो है ना फ्रीज ज्यादा होता है उनकी। जो उसके बाद अगला जो स्टेप है वो है कि अगर आपको इंजरी हुई है, ट्रामेटिक जिसको कहते हैं, कि आप एक्सीडेंट हो गया है,
बाजू फ्रैक्चर हो गया है या आपके ये वाले मसल रप्चर हो गए हैं, जिसको स्ट्रेन कहते हैं, उसकी वजह से भी फ्रोजन शोल्डर होता है। और ये आम लोगों में हो जाता है, ये औरतों मर्दों का इसमें इशू नहीं होता ज़्यादा। ये ज़्यादातर जो मोटरसाइकिल ड्राइवर हैं वो गिरने से तो बाज नहीं आते, या गिर ही जाते हैं, या एक्सीडेंट हो जाता है बंदों का, तो उसकी वजह से ये हो जाता है। ये मेन काज इसकी ये है। उसके अलावा और भी काज हो सकती हैं, लेकिन जो मेन काज हैं वो इसकी हैं कि शुगर वालों को बहुत ज़्यादा होता है, हार्मोनिक जो बीमारियां हार्मोन्स की, उनकी वजह से ज़्यादा होता है। उसके बाद ट्रामेटिक एक्सीडेंटल जो होता है, एक्सीडेंट हो जाए उसकी वजह से ज़्यादा हो जाता है, फ्रैक्चर वगैरह हो जाते हैं तो उसको सिलिंग लगा दिया जाता है या प्लेटें वगैरह डाल दी जाती हैं, तो उसको काफ़ी अर्सा 2 हफ्ते 4 हफ्ते 6 हफ्ते रखना पड़ता है, ऐसे क्लोज करके बॉडी के साथ स्लिंग में डाल के, तो उसमें भी फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। तो ये इसकी मेन काज हैं। अब अगली कहानी ये है कि इसके स्टेजेस क्या हैं, किस तरह होता है फ्रोजन शोल्डर। आम डायबिटिक वालों को हो जाएगा या दिल की बीमारी वालों को, जैसे लेफ्ट शोल्डर फ्रीज होता है उनका, उनको हो जाएगा। इसकी 3 स्टेज होती हैं। पहले ये होती है कि इसमें इतना पेन नहीं होता, रात को सिर्फ पेन होता है बंदे को, वो है इसकी पहली स्टेज, फ्रीजिंग स्टेज, कि रात को बंदे को पेन होगा, शोल्डर के मसल थोड़े से टाइट होंगे, लेकिन बाकी हल्की फुल्की एक्टिविटी करता रहेगा। ये पहले काफी ऐसा ये रहती है। उसके बाद फ्रोजन हो जाता है, उसमें फिर सख्त शदीद पेन और उसका जो मूवमेंट है वो सारी कम हो जाती है। यानी आप चेक करेंगे ना, आप शोल्डर को यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ से फ्रंट से ऊपर नहीं जाएगा, इस तरह पीछे पूरे एंगल पे नहीं जाएगा, फिर आप जगह से कमर की तरफ इसको मूवमेंट करना चाहें तो ये नहीं जाएगा। तो ये इसकी फ्रोजन, ये दूसरी स्टेज है, यानी इसमें शोल्डर आपका फ्रोजन होगा और साथ पेन भी होगा। और तीसरी जो है वो है, जो तीसरी स्टेज है उसमें ये होता है कि इसमें इसका पेन तो कम हो जाता है और ऐसा ऐसा मूवमेंट वापस आ जाता है, लेकिन टाइम बढ़ा लेता है, जिसकी 3 स्टेज है। अब इसका जो हल है वो क्या है? हल से आगे 3 किस्म के। जब आप कहीं किसी अप्रोचेबल एरिया में हैं या किसी वो क्या कहते हैं ना, इलियट क्लास के एरिया में रह रहे हैं, पढ़े लिखे लोगों में रह रहे हैं किसी बड़े शहर में, तो वहां तो उनको सबको पता होता है कि ये फिजियोथेरेपी इसका हल है और फिजियोथेरेपी से ये मसला हल हो जाएगा, बगैर कोई गोली खाए, बगैर कोई, ये बात पेन किलर खानी पड़ती है रात को, सर्जरी का ये हल हो जाएगा फिजिकल थेरेपी से। और 110% ट्रीटमेंट इसकी ये फिजिकल थेरेपी है कि फिजिकल थेरेपी से आपका शोल्डर फ्रोजन खत्म हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि जब नए स्टार्टिंग में आ गए तो जल्दी हो जाएगा। आप अगर 1 साल 1.5 साल उसको फ्रीज किए रखते हैं, फिर बाद में आते हैं तो फिर उसमें पेन भी होगा, दर्द भी होगा और वो टाइम भी ज्यादा लगेगा। लेकिन जब आप किसी आम इलाके में रहते हैं तो वहां पर सारे बंदे डिपेंड करते हैं मेडिसिन पे, गोली खा ली, कोई टीका लगवा लिया, वो स्टेरॉइड देते हैं डॉक्टर आपको, स्टेरॉइड खाने से स्टेरॉइड इंजेक्शन लग जाता है, तो वो फॉर टाइम बिंग 3 महीने 4 महीने के लिए वो उसका वो फ्रोजन खत्म, जो जोड़ जाम है वो खत्म हो जाता है, फिर दोबारा हो जाता है। और उसके बाद फिर वो जो किसी ऑर्थोपेडिक के पास जाएंगे तो वो तो आपको सर्जरी वो कर देगा, रिकमेंड फिजियोथेरेपी। ऑर्थोपेडिक के पास जाएंगे तो वो फिजियोथेरेपी वाले के पास भेज देगा, आप फिजियोथेरेपी करवाएं, आपका जोड़ ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर वहां नहीं जाते तो किसी ऐसे इलाके में वहां ये फिजियोथेरेपी फैसिलिटी भी नहीं होती, तो फिर वो सर्जरी करने की कोशिश करते हैं, इंजेक्शन लगा के बंदे को बेहोश करते हैं, बेहोश करके उसके बाद उसको वो जो है ना क्या कहते हैं, उसको मूवमेंट करवा देते हैं फ्रीली, तो बंदा जब वापस आता है में पेन किलर खाता रहता है, हल्का फुल्का उसकी मोबाइलिटी हो जाती है। लेकिन 100% फिर भी नहीं, 110% जो काम होता है वो सिर्फ फिजिकल थेरेपी से होता है, लेकिन वो थोड़ा टाइम लेते हैं, वो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज करवाएंगे, फिजिकल थेरेपिस्ट के पास जाएंगे, या घर में अगर आपको कुछ इसका आइडिया है, किसी से आप मिल लेते हैं फिजिकल थेरेपिस्ट से, तो वो आपको ब्रीफ कर देगा कि ये फिजिकल थेरेपी की ये एक्सरसाइजें ये करें, आपका शोल्डर इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अगर ये भी फैसिलिटी नहीं है तो फिर हम जैसे यूट्यूबर हाजिर होते हैं, उसमें ये होता है कि आप हमारा चैनल खोलें, किसी भी फिजिकल थेरेपी का वाले का, यूट्यूबर का, उस चैनल में आपको कुछ ना कुछ हिंट्स मिल जाएंगे, वो आप घर में करते रहें तो कुछ ना कुछ बेहतर हो जाएगा। तो हम जब हमारे पास केस आता है ना फ्रोजन शोल्डर का, तो हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, उसको हीट थेरेपी, यानी आप हीटिंग पैड देते हैं, या हमारे पास अल्ट्रासोनोथेरेपी होती है वो लगाते हैं हम आपको, उससे आपकी मसल रिलैक्स। सबसे बड़ा काम ये होता है कि आपकी मसल रिलैक्स करके, जो आपके कंट्रैक्टर हो गए हैं, स्पैज़म में चले गए हैं उस वजह से, तो उसको रिलैक्स करके फिर काम किया जाए। और आपका सबसे जो हमारा मेन इशू होता है कि आपका जो दर्द है उसको कैसे खत्म किया जाए, उसके लिए हम हीटिंग जो एप्लियंसेस है वो यूज करते हैं, हीटिंग पैड यूज करते हैं, इंफ्रारेड बल्ब होता है वो यूज कर लेते हैं, या फिर मोस्टली हम सब ज्यादा जो यूज करते हैं वो है अल्ट्रासोनोथेरेपी। वो यूज करके आपके जॉइंट को
थोड़ा सा मसल को रिलैक्स करके फिर जॉइंट को हम मोबिलाइज करते हैं, फिर आपके जोड़ को हम हरकत देते हैं, उससे हमें काफ़ी फायदा होता है। ये करवा के कुछ दिनों के लिए उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करवाते हैं। इसमें पहले माइनर एक्सरसाइज करवाते हैं हम, माइनर, और पहले हम सब सारी ये चेक करते हैं कि ये फ्रोजन कितने लेवल का हो गया है। अब जब आपका शोल्डर फ्रीज हो गया है, उसका ये लेवल है कि आप सामने ऐसे शोल्डर रखें अपने, उसको बाहर निकालें ऐसे। अगर 30 एंगल से ज्यादा चला गया या 30 एंगल तक चल गया तो हम कहेंगे फ्रीज नहीं है। अगर 30 से लेस है तो वो फ्रीजिंग की तरफ जा रहा है या फ्रीज हो चुका है। और उसके अलावा जो अपर मूवमेंट है ये करवाते हैं। अब 90 वो बेल फिट जाता ही नहीं, इट्स मीन फ्रोजन आपका शोल्डर है। फ्रंट से जब एक्सटेंशन देते हैं तो फिर भी अब 90 वो नहीं जाती। वैसे एक्सटेंशन इसकी 180 तक इसका एंगल बनता है, 180 दर्जे तक इसको जाना चाहिए एक्सटेंशन में। और एबडक्शन में भी, या एबडक्शन से बोलते हैं, उसको भी 180 तक जाना चाहिए। फिर ये जो आउटर रोटेशन है वो 30 एंगल से ऊपर होनी चाहिए। इस तरह क्या कहते हैं जो इंटरनल है वो भी ऐसे ही होनी चाहिए। तो जो बैक मूवमेंट है उसकी बैक एक्सटेंशन वो भी 90 लेवल तक या बिलो 90 थोड़ी बहुत ही आनी चाहिए। तो ये इसके टेस्ट के अगर लेवल पे नहीं पहुंचा तो फिर आपका शोल्डर फ्रोजन की तरफ जा रहा है या फ्रीज हो चुका है। उसकी दूसरी बात ये होती है कि जब इंजरी हो जाती है ना, इस जॉइंट के अंदर कैप्सूल होता है, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वो सिकुड़ जाता है और उसकी स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से मूव कर होता है। तो उसकी वजह से जब आप पेन बेसिकली आपको उस कैप्सूल की वजह से, कैप्सूलाइटिस को कहते हैं, वो हो जाता है। जब आपकी इंजरी होती है ना तो उसकी वजह से डायबिटिक में उसकी जो शुगर है उसमें ये इशू बनता है कैप्सूलाइटिस का, तो फिर आपका जो जॉइंट वो फ्री हो जाता है। बरा उसके लिए फिर हम उस सबसे बड़ा हमारे पास क्या कहते हैं प्रयास है, वो है अल्ट्रासोनोथेरेपी। उसकी वजह से एंटी इन्फ्लेमेटरी उसमें जो एजेंट होते हैं, तो उसकी वजह से हम उसको मसल रिलैक्स करते हैं और कैप्सूल की कैप्सूलाइटिस को ख़त्म करते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम एक्सरसाइज करवाते हैं। तो एक्सरसाइजें इसकी काफ़ी प्रोसीजर लंबा चौड़ा, लेकिन सबसे पहले हम उस जोड़ को खोलने की कोशिश करते हैं कंप्रेशन और डीकम्प्रेशन कर। कंप्रेशन का मतलब ये होता है कि यहाँ से शोल्डर को, जोड़ को अंदर की तरफ दबाते हैं, फिर को थोड़ा सा खींच के उसको जोड़ को थोड़ा सा गैप देने की कोशिश करते हैं। जो जुड़ा होता है, फंसा होता है, उसको थोड़ा सा गैप देने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद ये होता है कि उसकी मूवमेंट करवाते हैं हम। मूवमेंट मुख्तलिफ होती हैं। सबसे आसान मूवमेंट जो ये होती है कि सबसे पहले हम उसकी अबडक्शन करवाते हैं, सर्कमडक्शन। ये यहाँ हाथ रख के उस बंदे को, जो मरीज होता है हमारा, या जैसे आप घर पे हैं तो ये मूवमेंट आप किसी करवाएं। ये मूवमेंट है क्लॉकवाइज, उसके हाथ में डंबल दे दें ऐसे, या उसके हाथ में कुछ सैंड बैग दे दें, हाथ यहाँ पे पकड़ के रखेगा तो ये वो करेगा पूरी सर्कुलेशन ऐसे, लेकिन करेगा शोल्डर जॉइंट से। एल्बो जॉइंट से बाद बंदे ऐसे घुमाते रहते हैं, उसका फायदा कोई नहीं हो रहा होता। फिर आपने ये मूवमेंट करनी है, ये मूवमेंट, ये फिर इससे एंटी क्लॉकवाइज हाथ में डंबल पकड़ के, उसके बाद एंटी बॉडी जो है ना अक्रॉस दी बॉडी ये मूवमेंट करें। तो वो डंबल पकड़ रखें आप, ये मूवमेंट करें, इसको खोलने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा इसको मूवमेंट करें और ताकि आपका जॉइंट खुल जाए। ठीक है। फिर फ्रंट टू रियर, ये मूवमेंट करनी है। उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज है उस वाली बार क्लाइंबिंग वाली, यानी आप दीवार के साथ खड़े हो जाएं। ये एक्सरसाइज आपने कम से कम 10 से 15 दफा करनी होती है और सुबह शाम करनी होती है। अगर आपके घर में ये फैसिलिटी हीटिंग वाली तो नहीं होगी, आप किसी का थेरेपिस्ट के पास जाएंगे। अगर वहां भी नहीं जा सकते तो आप जो रेत गर्म करके वो काम कर सकते हैं, या इंफ्रारेड बल्ब पड़ा होता है लोगों घरों में, हीटिंग पैड ही पड़ा होता है, वो लगा के आधा पौना घंटा सुबह शाम और जिम करें। उसके बाद ये बार क्लाइंबिंग एक्सरसाइज है, ये वाली ऐसे ऐसे करके बॉडी को साथ करते हैं और हाथ ऊपर करते हैं। इसमें पेन होगा, लेकिन थोड़ा सा आपने पेन बर्दाश्त करना है, इंशाल्लाह ये खुलता जाएगा। फिर आपको शोल्डर ये फ्रंट शोल्डर, इसके दोनों एंगल करें आप। जो फ्रंट वाला एंगल है ये वाले भी, जैसे ये तो साइड एंगल से मैं ले रहा हूँ आपको, ये भी काम करें ताकि आप डेल्टाइड और ये सामने जो ऊपर वाला मसल है सुप्रासाइनेटिस, ये सारे यूज हों। ये साइड एंगल है। और फिर जो फ्रंट वाला एंगल होगा वो ये होगा, आप दीवार से ऐसे करेंगे, ऐसे इस तरह मुंह करेंगे, ये आप एंगल करते हैं, ये दोनों एंगल से करें। उसके बाद टावर एक्सरसाइज हम उसको कहते हैं। ये है
वॉल क्लाइंबिंग एक्सरसाइज या कैट वॉकिंग एक्सरसाइज इसको कहते हैं। और उसके बाद टावर एक्सरसाइज होती है। टावर एक्सरसाइज ये होती है कि आप जो शोल्डर आपका खराब है, इस ये टावल है, आप टावल को अपनी बॉडी के ऐसे उस मुखालफ जो शोल्डर है उसके ऊपर टावल डाल लें। आपको फर्ज राइट शोल्डर जो है वो फ्रीज हो गया तो लेफ्ट शोल्डर के ऊपर से टावल पीछे की तरफ कर लें और इस हाथ से आप पकड़ें टावल को ऐसे जैसे मैंने पकड़ा पीछे से। तो जो लेफ्ट वाला शोल्डर है इसको ऐसे रखें, इसके ऊपर खींचते जाएं आप। ये मूड होगी आपकी। ये देखें, ये मेरी एंगल है, ये मूड आपका शोल्डर ऐसे आ जाएगा। ये इसको टावर एक्सरसाइज बोलते हैं। ये एक्सरसाइज आप करें। ये 4-5 एक्सरसाइज हैं, जैसे वॉल क्लाइंबिंग है, ये जो मैंने आपको सर्कमफ्लेक्स एक्सरसाइज बताई है वो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, फिर वॉल क्लाइंबिंग एक्सरसाइज, उसके बाद टावर एक्सरसाइज, और चौथी एक्सरसाइज होगी ये आप यहाँ पर आ सकें अपना, और जो आउटर एंगल है इसका, इसको बढ़ाना शुरू करें। ऐसे करके ये मूवमेंट करें ताकि आपका जो जॉइंट है वो बैक तरफ खुलना शुरू कर देगा। यहाँ से आप ये मूव करेंगे ना तो ये जॉइंट जोड़ आपका ऐसे खुलना शुरू कर देगा। इसी तरह फिर इसको इंटरनल की तरफ घुमाएं। ये इसका पूरा एंगल बनाए, जो बनता है इसका एंगल मतलब ये बन जाता है करीबन 70-60 करीब। तो ये एंगल भी इसका मूव करेगी ताकि पूरा जोड़ जो है यहाँ से ऐसे घूमे, जोड़ के अंदर साकड़ के अंदर जो उसकी बाल है वैसे घूमे। तो ये भी करें जैसे होगी। इस तरह आप यहाँ खड़े हैं दीवार के साथ तो ये मूड बैक पे करें, इस तरह बैक पे। ये पैर पहले थोड़ी जाएगी लेकिन बाद में ये इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। 90 एंगल तक ये पहुंचती है, 89 तक जो एल्बो आपकी शोल्डर के लेवल पर जाती है। ये करनी आप इस तरह इसको फ्रंट भी करें, एक्सटेंशन। ये फ्रंट एक्सटेंशन है, ये वाले सामने वाले, इस मूवमेंट को ये करें। तो ये एक्सरसाइजें आप करते रहें इंशाल्लाह। अगर जहाँ तक आप अप्रोच आपकी मीन अगर आपको फिजिकल थेरेपिस्ट कहीं आपके करीबी शहर में या जो टाउन आपका वहाँ मिल जाता है उससे ज़रूर कंसल्ट करें। वो पहले आपकी जो इलेक्ट्रो ट्रीटमेंट है, जैसे बताया आपको अल्ट्रासोनोथेरेपी, हीटिंग पैड, इंफ्रारेड बल्ब लगा के आपको करेगा। तो अगर वो वहाँ से ये चांस अवेल कर लें सबसे पहले, और वो आपका यानी बजाय कि 2-3-4 महीने लेने से वो 1 महीने 15-20 दिनों में या 1 महीने में आपको क्लियर कर देगा। उसके बाद आप हल्की फुल्की मूव करते रहें तो ये इंशाल्लाह ये आपका पेन भी खत्म हो जाएगा और आपका शोल्डर भी वो फ्रोजन खत्म हो जाएगा। अगर वो आपकी अप्रोच में नहीं है तो घर ये मूव जरूर करते हैं। आप समझ गए, जब आपको समझ आ गई है कि मुझे इस शोल्डर में स्टार्टिंग में फ्रीजिंग में उसकी जो फ्रीजिंग स्टेज बताई आपको मैंने पहली, उस स्टेज भी आप इसको देख लें कि मेरा शोल्डर फ्रीज हो रहा है, रात को मेरा शोल्डर ये जो कंधा ये दर्द करता है, तो इसका मतलब है कि आप शोल्डर फ्रोजन की तरफ जा रहे हैं, आपका कंधा जाम होने की तरफ जा रहा है। तो बेहतरीन तरीका यह है कि आप स्टार्टिंग में ही आप एक्सरसाइजें शुरू कर दें या हीटिंग अपनी शुरू कर दें, रेत की टकोर करना शुरू कर दें और सारी एक्सरसाइज शुरू कर दें। ये वो सुबह शाम कर दें, इंशाल्लाह आप आगे फुली फ्रोजन की तरफ नहीं जाएंगे। उसके बाद कोशिश करें कि अप्रोच में फिजिकल थेरेपिस्ट उससे कंसल्ट कर लें, वहाँ पे लगातार कुछ हफ्ते में 2 दिन बेशक करवा लें या 3 दिन करवा लें, फिजिकल थेरेपी करा लें, तो इंशाल्लाह आप 110% क्लियर हो जाएंगे। आपको सर्जरी या जॉइंट के अंदर या जोड़ के अंदर इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप फिजिकल थेरेपी से जो अपने घर पे एक्सरसाइज करते हैं उसी से आपको बहुत फर्क हो जाएगा, बहुत ज़्यादा फर्क हो जाएगा। मीन्स कि आप 110% ठीक हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको बार बार मैं यही कहता हूँ कि इन जो मेरा चैनल है सब्सक्राइब कर रहे हैं और बेल आइकन को दबा दें ताकि सारी वीडियो आपके पास पहुँच सकें, कोई वीडियो मिस न करें आप। अब जो अगला सिलसिला शुरू हो जाए वो आम कॉमन बंदे के जो मसाइल हैं उनके बारे में शुरू हो रहा है। ये जैसे पहले मेरी वीडियो आई है ना ये फ्रोजन शोल्डर की, इसके बाद फिर नी जॉइंट के बारे में आ जाएगी, जो घुटनों के दर्द के बारे में, या फिर जो आपके कमर के दर्द हैं उनके बारे में, गर्दन के दर्द के बारे में आ जाएगी, पट्टों खिंचाव के बारे में आ जाएगी। ये सारी वीडियो आम कॉमन बंदे के मसाइल। वो जो पहली वीडियो थी वो तो मेरी खैर मजदूर बच्चों के बारे में थी, वो मखसूस ही होते हैं लोग, लेकिन ये वीडियो हर बंदे को आप ये इशू बन रहा है दिन ब दिन। आप क्योंकि हमारी एक्टिविटीज कम हो रही हैं, हम आराम प्रस्त किस्म के लोग हो गए, सारे AC में बैठने वाले हो गए हैं, तो ये इशू बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। ये बात अपने माइंड में रखें कि आप इसको हर बंदे को शेयर करें कि हर दूसरे बंदे को ये मसला बन रहा है, ये सदका जारिया करें। और फिर इतनी इन्फॉर्मेशन है माशाल्लाह इसमें, वो आप भी सुने और दूसरों को भी इस बात के बारे में बताएं, शेयर करें और लाइक करें, अपने कमेंट्स जरूर दें। अल्लाह ताला आपका हामी नसर होगा। अल्लाह हाफ़िज़।